नालंदा ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये उस ज्ञान की कहानी है जो सदियों पहले एक मशाल की तरह जली और पूरी दुनिया को रोशन कर गई। सोचिए जरा, इस नाम में ही कितनी गहराई है। संस्कृत का शब्द है नालम, जिसका मतलब है ज्ञान, और दा यानी देने वाला, तो नालंदा का मतलब हुआ ज्ञान देने वाला। मतलब इस जगह का पूरा मकसद, इसकी पूरी पहचान बस इसके नाम में ही छिपी है। यही तो वो सवाल है जो नालंदा की कहानी को इतना इतना खास बना देता है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, ये तो राख से उठकर दोबारा ज्ञान का सूरज बनने की एक ऐसी कहानी है जो सच में हैरान कर देती है। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसकी असली पहचान से, इसके नाम से ही, ज्ञान देने वाला। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, सदियों पीछे, नालंदा के उस सुनहरे दौर में जब ये पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक ऐसा केंद्र था जो सबको अपनी ओर खींचता था। जरा सोचकर देखिए, एक ही जगह पर एक साथ 10,000 स्टूडेंट्स। पता है, ये उस जमाने के किसी भी बड़े से बड़े यूरोपियन यूनिवर्सिटी से कई गुना ज्यादा था। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि नालंदा का असर कितना बड़ा था, पूरी दुनिया पर था। और इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पता है कितने टीचर्स थे? 2,000। मतलब हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये बताता है कि नालंदा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ज्ञान को समर्पित एक पूरा शहर था, एक पूरा समुदाय था, जहां सीखना और सिखाना ही सब कुछ था। देखिए, नालंदा कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज में से एक थी। मतलब छात्र और शिक्षक सब वहीं रहते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत, न जाने कहाँ से लोग महीनों का मुश्किल सफ़र करके सिर्फ यहाँ ज्ञान पाने के लिए आते थे। लेकिन जैसा कि होता है, इतिहास का पहिया हमेशा एक सा नहीं घूमता। कहानी में एक बहुत ही अंधेरा मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। पर यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की एक बहुत दर्दनाक शुरुआत थी। तो देखिए ये सफ़र कैसा रहा। 5वीं सदी में इसकी शानदार शुरुआत होती है, 12वीं सदी में वो भयानक तबाही, और उसके बाद सोचिए लगभग 800 साल की गहरी खामोशी। फिर जाके 2014 में उसी विरासत को दोबारा जिंदा करने के लिए एक नई यूनिवर्सिटी के रूप में इसका पुनर्जन्म होता है। ये वाकई उम्मीद की एक बेमिसाल कहानी है। लेकिन एक बात समझनी होगी, नालंदा का मतलब सिर्फ वो महान यूनिवर्सिटी ही नहीं है। अरे ये पूरा का पूरा इलाका संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है, एक त्रिवेणी संगम। ये जमीन इतनी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ 3 बड़े धर्म एक साथ प्यार से रहते हैं। एक तरफ बौद्ध धर्म के लिए राजगीर है, जहाँ गौतम बुद्ध ने खुद उपदेश दिए। दूसरी तरफ जैन धर्म के लिए पावापुरी है, जहाँ भगवान महावीर को निर्वाण मिला। और इन्हीं के साथ साथ हिंदू परंपराएं भी चलती हैं, सब एक दूसरे के साथ पूरे सद्भाव से। और पता है, ये संस्कृति सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, ये तो आज भी वहाँ की हवा में घुली हुई है, वहाँ के लोगों की जुबान पर चढ़ी मगही और हिंदी में है, सोहर और कजरी जैसे लोकगीतों की धुन में है, और हाँ, खाजा लिट्टी चोखा के स्वाद में तो है ही। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी जिंदा है, धड़कती है। तो इतना शानदार इतिहास तो है, पर आज का नालंदा कैसा है? आज वहाँ की जिंदगी कैसे चलती है? चलिए देखते हैं। अगर आज नालंदा की इकोनॉमी को देखें ना, तो 2 चीज़ें सबसे अहम हैं। सबसे पहली जाहिर है खेती, लगभग 55% इकोनॉमी इसी पर टिकी है। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो है टूरिज्म, करीब 30%। मतलब इसकी जो विरासत है वो सिर्फ गर्व की बात नहीं, बल्कि लोगों की रोजी रोटी भी है। तो एक तरह से देखें तो तब नालंदा दुनिया को ज्ञान और फिलॉसफी का रास्ता दिखाता था, और आज ये खेती और अपनी विरासत से जुड़े टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है। रोल जरूर बदला है, लेकिन इसकी अहमियत वो आज भी उतनी ही है। और हाँ, ये सब बातें करते हुए एक चीज बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, नालंदा कोई म्यूजियम नहीं है जो बस देखने के लिए हो। आज यहाँ लगभग 30 लाख लोग रहते हैं, ये उनका घर है, और इनमें से ज्यादातर यानी 80% से भी ज्यादा लोग गांव में बसते हैं। ये एक जीता जागता धड़कता हुआ समाज है। तो नालंदा की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि इमारतों को जलाया जा सकता है, किताबों को राख किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान को, विचारों को, उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वो राख से भी दोबारा जी उठते हैं। तो सवाल ये उठता है
कि ये महान धरती भविष्य में और कौन-कौन से नए अध्याय लिखने वाली है। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगले विश्लेषण में मिलते हैं।